नमस्कार सभी साथियों। वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? अ- उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगन से, मेहनत से, पूरे जोश और जुनून के साथ जुटे हुए होंगे। और उसी जोश और जुनून को दुगना करने के लिए मैं आपका अपना साथी विनोद अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से आया हूँ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपनों ने स्वर के बारे में चर्चा चल रही थी। स्वर की परिभाषा भी अपनों ने देखी कि जो अपने आप क्या हो, जिसका उच्चारण हो, कोई बाधा न हो, कोई रुकावट न हो, कोई व्यवधान न हो। और व्यंजन था, उसमें क्या आ रही थी, रुकावट आ रही थी, उसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जा रहा था। वो स्वतंत्र नहीं था, वो बाधा से युक्त था। वो क्या था? बाधा से युक्त। उसके बाद में अपनों ने चर्चा की थी स्वर की संख्याओं पर। स्वर की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों? मैंने 11 बताई थी, जिसका विभाजन मैंने कितने आधारों पर किया? 5 आधारों पर किया। जिसमें पहला कौन सा था? आपके समय, मात्रा या कालमान के आधार पर 3। उसके बाद में उच्चारण के आधार पर 2, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3, उसके बाद में होठ की गोलाई के आधार पर 2 और मुख की आकृति के आधार पर 4। जिसमें से मुझे याद आ रहा है, पहले अपने समय, मात्रा या कालमान के आधार पर अपने 3 प्रकार के देखा था। जिसमें पहला कौन सा था? एकमात्रिक स्वर, सामान्य स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। कौन से आएंगे? लघु स्वर। तो वो कितने थे? 4 थे। और दोस्तों, मैंने एक चर्चा की थी कि अगर मूल स्वर की संख्या पूछी जाए, आपको 4 करनी है, 4 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कितने करने हैं अपने को? 11 करने हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था दृढ़ स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर। उसके दूसरा नाम मैंने बताया था द्विमात्रिक। कौन सा बताया था? द्विमात्रिक। उनकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 7। 7 में 3 कौन से थे? दृढ़ स्वर, जिसको अपने समानाक्षर भी कहा था। क्या कहा था? समानाक्षर। सवर्ण भी कहा था, सजातीय स्वर भी कहा था। 4 कौन से थे? 4 अपने थे विजातीय स्वर थे, असवर्ण स्वर थे, संयुक्त स्वर थे। कौन से थे? संयुक्त स्वर या फिर संध्याक्षर स्वर। क्या थे? संध्याक्षर स्वर, जिनकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 4। और इन सातों का विभाजन भी मैंने करके बताया था, इनको तोड़कर भी मैंने बताया था कि कौन सा स्वर है जिस पर एक मात्रा लगती है, कौन सा ऐसा है दोस्तों जिस पर 2 मात्रा लगेगी, और कौन सा स्वर ऐसा होगा जो गुण संधि में काम आएगा, और कौन सा स्वर ऐसा होगा जो वृद्धि संधि में क्या आएगा? काम में आएगा। इसी कड़ी को अपने आगे बढ़ाते हुए अपने स्वर पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा अपने स्वर का भाग आएगा उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर। तो दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं आपके? 2 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के आएंगे दोस्तों? 2 प्रकार के। समय के आधार पर, कालमान के आधार पर कितने थे? 3। जिसमें पहला एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक और तीसरा कौन सा था? सॉरी, मैंने पहले रिपीट नहीं किया, प्लुत स्वर। कौन सा था? प्लुत स्वर। और उच्चारण के आधार पर कितने आएंगे अपने? 2 प्रकार के आएंगे, जिनको अपने बांटते हैं तो इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आता है अनुनासिक स्वर, और दूसरा कौन सा आता है? अनुनासिक। अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक। अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर। कौन सा आएगा? अनुनासिक स्वर या फिर अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर। देखो, इसको जब अपने समझते हैं तो ऐसा स्वर जिसका अपने क्या करें? उच्चारण करें। क्या करें? उच्चारण। तो मुख के साथ साथ जिसका उच्चारण किससे हो? नाक से भी हो। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ क्या हो? नाक से भी हो। और इस शब्द को जब अपने तोड़ते हैं तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अन प्लस अनु प्लस नासिक। और इसको जब अपने विभाजन करते हैं तो निर प्लस अनु प्लस नासिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनु का मतलब पीछा, नाक का पीछा।
मुख से तो उच्चारण होगा ही होगा, साथ में नाक का भी क्या लिया जाएगा, सहारा लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, अन का मतलब नहीं और निर का भी मतलब क्या है, नहीं या फिर न, यानी ऐसा स्वर जिसका अपने उच्चारण करें तो केवल मुख से जिसका क्या हो, उच्चारण हो, नाक का सहारा न लेना पड़े, नाक का सहारा न लेना पड़े, नाक का सहारा न लेना पड़े, वो स्वर कौन सा होगा दोस्तों, अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक होगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का। जैसे मान लो आपने आ लिखा है तो ये अपने आप में क्या है, निर्नुनासिक है, क्योंकि इस पे कोई चंद्र बिंदु नहीं है, और इस पर अपने क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये स्वर कौन सा बन गया, अपने आप में अनुनासिक बन गया। कौन सा बन गया, अनुनासिक। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया अमर, एग्जाम में प्रश्न आ गया अजय, और एक आ गया राजेश, और एक आ गया आंख। क्या शब्द आ गया, आंख। एग्जामिनर बेसिक सा प्रश्न कर सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों आपका उत्तर कौन सा रहेगा, आंख रहेगा। कौन सा रहेगा, आंख, क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। एक बेसिक सी बात मेरे ध्यान में आ रही है, चंद्र बिंदु का प्रयोग अगर किसी भी वर्ण के ऊपर हो जाता है और किसी शब्द के रूप में आ जाता है तो वो अपने आप में तद्भव शब्द बन गया। कौन सा बन गया, तद्भव। भी मान लीजिए आप अक्षी लिखते हो ना, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी आंख। तो इक्षा का प्रयोग हो रहा है, वो तो अपने आप में तत्सम शब्द है। कौन सा है, तत्सम। और अक्षी को अपने क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने आंख। तो आंख में जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो अपने आप में शब्द कौन सा बन गया, तद्भव। आपके तत्सम तद्भव का बिंदु है तो इस पर अपने चर्चा करेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम बनता है और कौन सा क्या बनता है, तद्भव बनेगा। तो दोस्तों इक्षा का प्रयोग जहां पे भी होगा वो कौन सा होगा, तत्सम, और चंद्र बिंदु का प्रयोग जहां पे भी होगा वो कौन सा होगा, तद्भव। तो सारे के सारे जो अपने 11 स्वर है उनके ऊपर अपने क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु, तो वो अपने कौन सा बन जाएगा, तत्सम सॉरी तद्भव शब्द बन जाएगा, या फिर वो अनुनासिक स्वर का उसमें क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। और 11 के 11 स्वर है, इनमें चंद्र बिंदु आप क्या करो, हटा दो। इनसे आप क्या करो, चंद्र बिंदु हटा दो, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर बन जाएगा। यानी चंद्र बिंदु लगाओ, अनुनासिक स्वर पाओ। चंद्र बिंदु लगाओ, कौन सा स्वर पाओ, अनुनासिक स्वर पाओ। और चंद्र बिंदु क्या करो, हटाओ, तो कौन सा पाओ, निर्नुनासिक स्वर पाओ या फिर अनुनासिक स्वर पाओ। जो 11 के 11 जो अपने मूल रूप में जो स्वर होते हैं, जैसे है वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, तो वो तो अपने आप में कौन से बन जाते हैं, अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक। और जो स्वर ऐसे हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है दोस्तों, तो वो कौन से आएंगे, अनुनासिक स्वर आएंगे। अनुनासिक स्वर का प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर हो जाता है तो वो शब्द अपने आप में तद्भव शब्दों की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है दोस्तों, तद्भव शब्दों की श्रेणी में। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने आएंगे, अपने 2 प्रकार के आएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा की क्रियाशीलता, या फिर क्या कह सकते हैं, कंपन। जिह्वा की क्रियाशीलता या फिर कंपन, इसके आधार पर आपके स्वर आएंगे। वो कितने प्रकार के आएंगे दोस्तों, 3 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के आएंगे, 3। क्योंकि हमारी जो जीभ होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, अपने नोक वाला भाग होता है, आगे का भाग, एक बीच वाला भाग होता है और एक उसके पीछे वाला भाग होता है। तो जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो आगे वाले भाग में कंपन होता है, एक मध्य वाले भाग में कंपन होता है, और एक जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, कंपन होता है। इस आधार पर अपने स्वर को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर अपने कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। तो वो 3 भाग कौन से आएंगे दोस्तों, पहला आएगा आपके अग्र स्वर, दूसरा आएगा आपके मध्य स्वर जिसको कहते हैं अपने केंद्रीय स्वर, और तीसरा आएगा अपने पश्च स्वर।
देखो दोस्तों, नाम से स्पष्ट होता है, अग्र का मतलब आपकी जीभ होती है, आप इस पे सर्च करके देख लेना। जीभ की जो नोक होती है उसके भाग में जो कंपन होगा वो तो कौन सा होगा, अग्र स्वर। और मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग होता है। अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जीभ दिखा, तो बीच वाला भाग देखता है। बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, केंद्रीय स्वर। और एक होता है गले से थोड़ा सा ऊपर वाला, जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या कहेंगे अपने दोस्तों, पश्च स्वर कहेंगे। तो अग्र स्वर में स्वर कौन कौन से आते हैं वो आप देखिए। अग्र स्वर में स्वर आएंगे ई, ई, ए, आई। इनको आप बोल के देखिए, ई, ई, ए, आई, ई, ई, ए, आई। तो इनमें क्या हो रहा है, आगे के भाग में कंपन हो रहा है। और एक आप बोल के देखिए एक आप बोल के देखिए ए बोलते हैं, जो बीच वाला भाग होता है उसमें क्या होता है अपने दोस्तों, कंपन होगा। अब बच गए कौन कौन से, पश्च स्वर में एक तो बच गया आ, क्या बच गया, ए के बाद में आ। कौन सा बच गया अपने, ए के बाद में आ के बाद में ई, उसके बाद में कौन सा बच गया, ऊ, उसके बाद में कौन सा बच गया, ओ और औ। तो कुल कितने बन गए, ये 10 ही बन गए। कितने बन गए, 10। अब बच गया कौन सा, री। री को जब अपने तोड़ते हैं तो रे के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ई। और इसको जो अपने लिखते हैं तो क्या बन गया, री। क्या बन गया, री। री को बोलिए, री में ध्वनि किसकी आ रही है, ई की। किसकी ध्वनि आ रही है, ई की। तो विद्वानों ने इसका वर्गीकरण नहीं किया है, लेकिन कभी भी अपने आ जाए तो अपने को ध्यान क्या रखना है, ये किससे मिलकर बनता है, रे के साथ में ई से। तो इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, ई की आ रही है। तो ये री भी अपने अगर शामिल करना चाहें तो किस में शामिल करेंगे, अपने अग्र स्वर की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो दोस्तों किस में शामिल करेंगे, अपने अग्र स्वर की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो जिह्वा की क्रियाशीलता या कंपन के आधार पर स्वर दोस्तों कितने प्रकार के करने अपने को, 3। बेसिक ऊपर वाले प्रश्न आपको ज्यादा ध्यान रखने, डिटेल से अपने बाद में घुसना है अंदर। पहला कौन सा आएगा, अग्र स्वर जिसके जीभ के आगे वाले नोक वाले भाग में क्या हो, कंपन हो, ई, ए, आई। उसके बाद में री। मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल एक ही है। क्या है, एक ही, और एग्जामिनर कभी कभी इसमें से प्रश्न कर लेता है। तो मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर कौन सा होता है, ए होता है। उसके बाद में पश्च का मतलब जीभ के पीछे वाला भाग, तो बच गया कौन सा, आ, उ, ओ, औ। ये स्वर होते हैं जो अपने किसकी श्रेणी में आते हैं, सारे के सारे जिह्वा की क्रियाशीलता की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखिए अपने, होठ की गोलाई, होठ की गोलाई के आधार पर, होठ की गोलाई के आधार पर, किसके आधार पर है, होठ की गोलाई। गोलाई शब्द को जब अपने तोड़ेंगे तो गोल प्लस आई। और एक उससे पहले वाले टॉपिक में आया था केंद्रीय शब्द, उसको मैं बता देता हूं। केंद्रीय शब्द है वो आपके केंद्र के साथ में ई से जुड़कर बना है। किससे जुड़कर बना है, केंद्र के साथ में ई है। इसमें तो क्या है, आई प्रत्यय है, और इसमें क्या है आपका ई प्रत्यय। तो दोस्तों होठ की गोलाई के अगर आधार पर अगर अपने स्वर की बात करते हैं तो होठ की गोलाई के आधार पर स्वर अपने को करने हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के करने हैं अपने को, 2 प्रकार के स्वर करने हैं। जिसमें पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा दोस्तों वृत्ताकार या वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। दूसरा कौन सा आएगा दोस्तों, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। कौन सा करेंगे अपने, अवृत्तमुखी। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, जिसमें दोस्तों होठों का आकार क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा। आप बोल के देखो, उ, ओ और औ। इनमें होठों का आकार क्या बन रहा है, गोल बन रहा है। होठों का आकार जिसमें क्या बनता हो, गोल। होठों का आकार क्या बनता हो, गोल। और अवृत्ताकार इसका विपरीत होता है, जिसमें होठों का आकार गोल नहीं होता, बल्कि होठ क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं,
टकराते हैं आपस में, ऊपर नीचे करते हैं या फिर क्या होते हैं, टकराते हैं। होठों का ऊपर नीचे होना, होठों का ऊपर नीचे होना, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, अवृत्ताकार या फिर अवृतमुखी। पहला प्रश्न क्या याद रखना है, होठ की गोलाई के आधार पर स्वर दोस्तों अपने को कितने रखने हैं, 2। पहला कौन सा आएगा, वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी। दूसरा कौन सा आएगा, अवृत्ताकार या फिर अवृतमुखी। इसमें कौन से आएंगे, उ, ऊ, ओ, औ। कौन से याद रखने, उ, ऊ, ओ, औ, उ, ऊ, ओ, औ। तो इनमें होठ हमारे क्या बन रहे हैं, गोल बन रहे हैं। अब बच गए कौन से, एक तो बच गया ए, आ, ई, उसके बाद में ए और आई। तो इनमें होठ ऊपर नीचे ए आई बोलते हैं, तो या फिर होठ के आपस में सॉरी, होठों का आकार इसमें गोल नहीं बनता है, या तो होठ क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे, या होठों का आकार इसमें गोल नहीं होता। तो ये कौन से होते हैं, वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा होता है, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का दूसरा नाम वृत्तमुखी भी होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, अवृत्तमुखी भी होता है। और स्वर के विभाजन की श्रेणी में दोस्तों अपने लास्ट जो विभाजन आएगा वो है मुख की आकृति के आधार पर स्वर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर। इस आधार पर स्वर अपने कितने आएंगे, 4 प्रकार के आएंगे दोस्तों। कितने प्रकार के आएंगे, 4। अगर प्रश्न आ जाए मुख की आकृति के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, स्वर कितने प्रकार के आते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के आएंगे, 4। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है। पहला अपने को याद रखना है संवृत स्वर। कौन सा याद रखना है, संवृत स्वर। दूसरा दोस्तों याद रखना है विवृत स्वर। तीसरा दोस्तों याद रखना है अर्ध संवृत स्वर। और चौथा याद रखना है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने आएंगे आपके, 4 प्रकार के। पहला दोस्तों कौन सा आएगा, संवृत स्वर। दूसरा कौन सा आएगा, विवृत स्वर। तीसरा कौन सा आता है, अर्ध संवृत स्वर। और चौथा कौन सा आएगा, अर्ध विवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है संकरा। संवृत का मतलब क्या होता है, संकरा होता है, यानी जिसमें हमारा मुख क्या होता है, बिल्कुल कम खुलता है, न के बराबर ही खुलेगा। इसमें हमारा मुख क्या होगा, कम या फिर न के बराबर खुलता है, यानी बिल्कुल कम खुलता है। तो वो कौन से आएंगे, ई, उ, ऊ। कौन कौन से आएंगे, ई, उ, ऊ। तो ये 4 स्वर दोस्तों कौन से होते हैं, अपने संवृत स्वर होते हैं, जिसमें हमारा मुख क्या होता है, बिल्कुल कम खुलता है, न के बराबर खुलता है। तो दोस्तों ये याद रखना पड़ेगा इनको बार बार। पहले अग्र स्वर में ई, ए, आई, ए, आई। और उसके बाद में संवृत स्वर में ई, उ, ऊ, ई, उ, ऊ। तो ये 4 स्वर कौन से होते हैं, अपने संवृत स्वर होते हैं, जिसमें हमारा मुख क्या होता है, कम खुलेगा, न के बराबर खुलेगा। विवृत स्वर इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 2nd ग्रेड में। ये इसका विपरीत होता है। विवृत स्वर किसका विपरीत होता है, संवृत का। इसमें मुख क्या हो रहा है, न के बराबर खुल रहा है, इसमें मुख क्या होता है, अधिक खुलता है। इसमें मुख क्या होता है, अधिक खुलता है। और वो स्वर कौन सा आएगा आपके, आ आएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आ क्या बोलते हैं अपने, आ बोलते हैं, तो हमारा मुख क्या होता है, ज्यादा खुलता है, मुख क्या होगा अपना, ज्यादा। तीसरा कौन सा आता है अपने, अर्ध संवृत। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। और संवृत का मतलब क्या होता है, मुख का बिल्कुल कम खुलना। तो इसका मतलब क्या हुआ, संवृत स्वर से थोड़ा मुख ज्यादा खुलना। इसका मतलब क्या होता है, संवृत स्वर से मुख ज्यादा खुलना।
इसको दो याद रखने हैं अपने को, ए ओ, ए ओ। अर्ध समृद्ध को याद क्या रखना है, ए ओ, क्या याद रखना है, ए ओ, ए ओ। इसमें मुख क्या हो रहा है, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। और अर्ध विवृत, विवृत में मुख क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा खुल रहा था। विवृत में मुख क्या हो रहा था, सबसे अधिक खुल रहा था। तो अर्ध विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत स्वर से मुख थोड़ा कम खुलेगा। विवृत स्वर से मुख कम में खुलना, विवृत स्वर से मुख कम में खुलना। तो इसको तीन याद रखने हैं, ए, ऐ और औ। कितने याद रखने हैं, ए, ऐ और औ। याद रखने का तरीका दोस्तों कैसे याद रखोगे, अब औरत ऐनक लगाती है, अब औरत ऐनक लगाती है। याद क्या रखोगे, अब औरत ऐनक लगाती है। तो वो कौन से आएंगे, अर्ध विवृत स्वर। कौन से आएंगे, अर्ध विवृत स्वर। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले अपने को स्वर की संख्या कितनी करनी है दोस्तों, 11। कितनी करनी है अपने को, 11। अगर स्वर की संख्या पूछी जाए कितनी करनी है अपने को, 11। और स्वर का अगर विभाजन पूछा जाए तो स्वर का विभाजन कितने आधारों पर करना है, 5 आधारों पर। पहला विभाजन कौन सा आएगा, समय, मात्रा या कालमान। समय, मात्रा या फिर कालमान। इसके आधार पर अपने स्वर कितने प्रकार के करने हैं, 3। दूसरा दोस्तों कौन सा करना है, उच्चारण के आधार पर स्वर। किसके आधार पर करने हैं दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर। वो कितने करने हैं अपने को, 2 प्रकार के। तीसरा क्या याद रखना है अपने को, जिह्वा की क्रियाशीलता के, जिह्वा की क्रियाशीलता या फिर कंपन, जिह्वा की क्रियाशीलता या फिर कंपन। इसके आधार पर स्वर कितने आएंगे, फिर से 3। और दोस्तों होठ की गोलाई के आधार पर, होठ की गोलाई के आधार पर स्वर, ये कितने करने हैं अपने को, 2। और अगर प्रश्न आ जाता है मुख की आकृति या फिर मुखाकृति, बात एक ही है, मुखाकृति, मुख प्लस आकृति, दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, मुख प्लस आकृति के आधार पर स्वर। कितने करने हैं अपने को दोस्तों, 4। तो बेसिक सी बात है, डिटेल में अंदर में बाद में खोना है अपने को। एग्जाम में अगर अपने को तैयारी अच्छी करनी है तो पहले बेसिक बातें पता होना चाहिए, ऊपर वाले प्रश्नों की तरफ अपने को क्या रखना है, ध्यान करना है। तो अपने को दोस्तों याद रखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्वर कितने प्रकार के, 11। कितने आधारों पर विभाजन है, 5। पहला समय, मात्रा या कालमान के आधार पर 3। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने आएंगे, 2। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने आएंगे, 3। होठ की गोलाई के आधार पर कितने आएंगे, 2। और मुखाकृति के आधार पर कितने आएंगे, 4। तो दोस्तों स्वर के मोबाइल नंबर मैंने पहले भी बताए थे, स्वर के मोबाइल नंबर है 115 32 324 4। कितने, 115 32 324 4। स्वर की घंटी बजेगी, घंटी बजते ही स्वर अपने नंबर पूछेगा और वह नंबर आपको क्या याद रखना है, 115 32 324 4। तो दोस्तों स्वर का वर्गीकरण यहां पर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट कक्षा में अपने व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इस क्लास में भी आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी। दोस्तों अगली क्लास में जोश और जुनून के साथ फिर से मिलेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।